फ्रेंड, अब कक्षा 11 में फिजिक्स में आपके पास जो चैप्टर चला था नया सदिश विश्लेषण, उसमें आपका एक नया टॉपिक आया हमारे पास। और नया टॉपिक है हमारे पास सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो अब हम इसके अंदर सदिश योग का त्रिभुज नियम पर डिस्कस करेंगे। तो हमें इसके अंदर एक डेफिनेशन यूज करनी है और एक इसका हमारे पास जो छोटा सा एक इसका फार्मूला है वो देखना है। फिर इसके बाद हमारे पास जो उसका आर्टिकल होगा वो हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज का आपको नियम पढ़ाया जाएगा उसके अंदर पूरा वो एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास त्रिभुज का सदिश योग का त्रिभुज नियम, या क्या बोल सकते हैं त्रिभुज का सदिश योग नियम। तो ये नियम क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास त्रिभुज है, इसके माध्यम से समझते हैं। तो ए बी सी, तो हमने दो भुजा की क्रम से ले ली ए बी और बी सी, और ये ले ली इसके विपरीत ए सी। तो हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, तो उसकी हमारे पास जो दो भुजाएं ले रखी हैं हमने ए बी और बी सी, और हमारे पास जो तीसरी भुजा है वो उसके विपरीत है हमारे पास ए सी। तो हमारे पास दिशा और परिमाण में, दिशा और परिमाण में हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे, दिशा व परिमाण। हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजा ले ली हमने, और दो भुजा हमने क्या ले ली, क्रम से ले ली। वो दिशा और परिमाण में त्रिभुज की दो भुजाओं का सदिश योग। त्रिभुज की जो हमारे पास तीसरी भुजा है परिमाण में तो उसके बराबर होगी, परंतु दिशा में क्या होती है, वो विपरीत होती है। तो उसकी हम परिभाषा इस प्रकार से बोल सकते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमानुसार दिशा व परिमाण में, तीसरी जो हमारे पास त्रिभुज की भुजा है उसके परिमाण और विपरीत दिशा में होती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो कहने का तात्पर्य दो भुजा हमारे पास क्रम से है ए बी सी, और बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के। तो यानी हमारे पास दो भुजाओं का सदिश योग जो हमारे पास त्रिभुज की तीसरी भुजा है इसके परिमाण के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है। तो हम परिभाषा को इस प्रकार से बोल सकते हैं, यदि किसी कण पर किसी समय कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में, दो सदिश परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त होते हैं या निरूपित होते हैं, तो परिणामी सदिश योग, तो उनका परिणामी सदिश योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर परंतु विपरीत होता है। तो यानी कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास, यानी किसी कण पर हमारे पास दो क्या लग रहे हैं, दो सदिश कार्यरत हैं, तो किसी समय उनका दोनों का सदिश योग उस त्रिभुज की दोनों भुजाओं के परिमाण और दिशा के जो हमारे पास त्रिभुज की तीसरी भुजा है उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। ये हमारे पास त्रिभुज का सदिश योग नियम है, या सदिश योग का त्रिभुज नियम है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब हमारे पास आता है इसका समांतर चतुर्भुज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, तो हम इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज, तो हम इसके जो एक आकृति बनाएंगे समांतर चतुर्भुज की, उसके आधार पर इस नियम को समझेंगे। तो हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, और ये हुआ इसका विकर्ण ए सी। तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज है इसकी जो हमारे पास भुजा ए बी है इसका हमारे वेक्टर कितना मान लिया पी, और एक जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज की भुजा ए डी है इसका वेक्टर कितना मान लिया क्यू, या आप ए बी भी मान सकते हैं। तो हमारे पास ये वेक्टर क्यू है तो ये भी कितना होगा, हमारे पास क्यू होगा। और ये जो हमारे पास का विकर्ण ए सी है इसको हमने मान लिया परिणामी वेक्टर आर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका आर्टिकल हम प्रूफ करेंगे। तो पहले हम इसका देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास की, यानी किसी कण पर ये कण हमने ए मान लिया, किसी कण पर कार्यरत दो वेक्टर या दो सदिश, ये हमारे पास सदिश पी है और ये सदिश क्यू है,
तो हमारे पास ये सदिश समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं किसे कहते हैं? जैसे कि ये और ये संलग्न भुजाएं, ये और ये संलग्न भुजाएं, ये और ये संलग्न भुजाएं, और इसके बाद हमारा ये और ये संलग्न भुजाएं हैं। तो हमारे पास जो संलग्न भुजाएं हैं, तो हमारे पास दो संलग्न भुजाएं कोई सी भी हम यूज कर सकते हैं। हमने मान लिया कि कोई कण मेरे पास ए है, इस ए पर हमारे पास दो संलग्न भुजाएं ए बी और ए डी हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं जिन पर एक वेक्टर पी लग रहा है, एक वेक्टर क्यू कार्यरत हैं। जब इन दोनों का परिणामी, तब इन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा, वो परिणामी सदिश जो हमारे पास का विकर्ण AC है, विकर्ण AC की दिशा और परिमाण में बराबर होता है। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है इसकी? पूरी परिभाषा ऐसे लिखेंगे। यदि किसी कण पर किसी अक्षण कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित होते हों, तब उन सदिशों का परिणामी योग उस विकर्ण की, उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की दिशा और परिमाण में बराबर होता है। तो ये इसकी हमारे पास एक प्रकार से इसकी परिभाषा हुई। अब इस नियम को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो नियम में हमने लिखा, मैंने क्या किया, एक चित्र बना दिया है, और मैंने कहा जो हमारे पास ए बी भुजा है ये कितनी मान ली मैंने P, और जो हमारे पास ए डी है वो कितना मान लिया मैंने Q, और बीच का कोण कितना मान लिया इनके? थीटा। ये बीच का कोण कितना मान लिया? थीटा। तो हमें थ्योरी में क्या लिखना है? माना एक समांतर चतुर्भुज किसी समांतर चतुर्भुज के किसी कण ए पर, यानी किसी बिंदु ए पर या किसी कण ए पर दो सदिश P और Q कार्यरत हैं, जिनके बीच का कोण हमारे पास कितना है? थीटा है। तो हमने लिखा माना दो सदिश हमारे पास हैं। हमने सदिश का नाम रख दिया P व Q। माना दो सदिश P व Q किसी कण ए पर थीटा कोण, किसी कण ए पर कार्यरत हैं। किसी कण ए पर किसी अक्षण कार्यरत हैं, जिनके बीच का कोण थीटा है, और परिणामी सदिश कितना इनका? R, तथा परिणामी सदिश R है। परिणामी सदिश कितना है? R। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि हमारे पास दो वेक्टर हैं P व Q, उनके बीच का कोण हमारे पास कितना है? थीटा है, और उनका जो परिणामी हमारे पास वो कितना है? R। तो मैंने क्या किया, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया, और इस पर मैंने क्या डाला? बिंदु C से लंब। हमने क्या किया कि हमारे पास जो रेखा ए बी थी हमारे पास, को मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया, और वो बिंदु रख दिया मैंने यहाँ पर E। बिंदु क्या रख दिया? E। तो हमारे पास ये बिंदु C से क्या डाल दिया? इस पर एक लंब डाल दिया, तो हमारे पास ये 90। अब हमारे पास ये कोण कितना? हमारे पास P के और Q के बीच का कोण कितना? थीटा। ये लाइन इस लाइन की क्या है? हमारे पास समांतर है। तो हमारे पास एक तिरछा रेखा क्या कर रही है? इसको काट रही है। तो ये कोण अगर हमारे पास थीटा है, तो ये कोण भी हमारे पास कितना होगा? थीटा होगा। क्योंकि हमारे पास ये नियम है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछा रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उन पर एक और क्या कोण बनते हैं? संगत कोण बनते हैं। तो हमारे पास ये कितना कोण हुआ? थीटा। तो ये कोण भी कितना हुआ हमारे पास? थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज हमारे पास AEC एक समकोण त्रिभुज है। कितना है? एक समकोण त्रिभुज। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें AC का स्क्वायर करना होगा, और AE का स्क्वायर करना होगा, और EC का। लेकिन हमारे पास BE नहीं है और हमारे पास EC नहीं है। तो हमें क्या निकालना होगा? पहले BE का मान और EC का मान निकालना होगा। तो हम पहले क्या करते हैं? BE और EC का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज कौन सा यूज करते हैं हम? BEC में। त्रिभुज BEC में ये कोण हमारे पास 90 है, थीटा है, और ये 90 है। तो हमें एक तो भुजा ये निकालनी है, निकालनी है ये। तो कोण के सामने एक भुजा लंब हो जाएगी, और ये हमारे पास कर्ण, और ये हमारे पास आधार। तो हम इसमें यूज करते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारे पास? BE, वो कर्ण कितना हमारे पास? Q है। तो हमारे पास BE का मान निकल चुका है हमारे पास Q कोस थीटा। समीकरण नंबर मान लिया हमने 1। उसके बाद हमको EC का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? कर्ण। लंब कितना हमारे पास? EC। कर्ण कितना हमारे पास? Q है। तो हमारे पास निकल गया EC बराबर Q साइन थीटा।
ये क्वेश्चन नंबर निकल गया हमारे पास सेकंड। तो हमारे पास बी का मान भी निकल गया और इसी का भी। अब हमको क्या यूज करना है, त्रिभुज ए ई सी में। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमने इसके अंदर क्या यूज करा, पाइथागोरस प्रमेय, यानी त्रिभुज ए ई सी में। तो हमारे पास क्या बनेगा, ए सी का स्क्वायर और बराबर कितना, ए ई का स्क्वायर प्लस कितना, ई सी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय हो चुका है। तो ए सी का मान कितना हमारे पास आर, तो ये बन जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर। और ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। तो ये हमने ए मान लिया बी, तो ए प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे। तो हमारे पास बना ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी ई, ए बी इंटू बी प्लस हमारे पास बनता है इसी का स्क्वायर, प्लस इसी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो ए बी का मान कितना हमारे पास, ये ए बी का मान हमारे पास पी, तो ये बन चुका हमारे पास पी स्क्वायर। और बी का मान अभी हमने निकाला था, ये कितना, क्यू कोस थीटा। तो यहाँ पे क्यू कोस थीटा लगाएंगे, क्यू कोस थीटा, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी का मान कितना हमारे पास पी है, तो ये बनेगा हमारे पास पी, और बी का मान हमारे पास है क्यू कोस थीटा। अब आया ई सी का मान हमने निकाल रखा है, ये है हमारे पास क्यू साइन थीटा। इस वैल्यू को भी हम यहाँ रख देंगे क्यू साइन थीटा। ऊपर घात कितनी, 2, जब स्क्वायर करेंगे तो क्यू का स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर। अब हमारे पास बनता है पी स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से और यहाँ से हमने क्या ले लिया, क्यू स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास बनता है 2p क्यू कोस थीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल गई है हमारे पास, ये निकल गया हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसका मान हमारे पास होता है 1, उसे हमने छोड़ दिया। तो प्लस कितना 2p क्यू कोस थीटा, किसके बराबर आया, आर स्क्वायर के। हमको मान निकालना है आर का, तो आर बराबर कितना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा, और उसका लगा दिया हमने अंडर रूट। तो हमारे पास ये आर की वैल्यू निकल चुकी है, अर्थात एक प्रकार से हमारे पास ये परिणामी वेक्टर आर निकल चुका है। आर बराबर निकला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। अब हमको ये भी निकालना पड़ सकता है, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो ये परिणामी है और ये वेक्टर हमारे पास p है, तो p की परिणामी से दिशा बताइए, p की परिणामी से दिशा। तो दिशा के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कोण निकालना पड़ता है। ये मान लिया हमने अल्फा। और वो ये भी पूछ सकता है कि जो हमारे पास वेक्टर q है, वेक्टर q की परिणामी वेक्टर से दिशा ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी भी दिशा निकाल सकते हैं। अगर हमने अल्फा का मान निकाल लिया और हमें इसकी दिशा निकालनी होगी, तो थीटा में से क्या घटा देंगे, अल्फा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं कि जो हमारे पास परिणामी वेक्टर आर है, इसकी पी से दिशा, या कह सकते हैं कि पी की परिणामी वेक्टर आर से दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं परिणामी, हमने लिखा है यहाँ पे सदिश, यदि सदिश क्यू की परिणामी सदिश कितना हमारे पास आर से दिशा अल्फा हो, तब या लिख सकते हैं कि बीच का कोण कितना हो, अल्फा हो। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर पी से निकाल रहे हैं, वेक्टर पी की वेक्टर पी और वेक्टर आर के बीच का कोण अल्फा हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यदि सदिश पी की परिणामी सदिश आर से दिशा कितनी हो, अल्फा हो, तब। तो हमने निकाला यहाँ पे tan अल्फा, क्योंकि जब दिशा निकाल लेंगे लगभग हम दिशा किस में निकालते हैं, tan में निकालते हैं। वैसे तो हम साइन को tan sec कोसेक किस में भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ये वाला, यानी ए ई सी, कोण के सामने वजह क्या बन जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो हमारे पास अल्फा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है ई सी, और आधार है हमारे पास ए ई। तो ई सी का मान हमारे पास है, और ये ई सी बटे ए ई को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी ई, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली ए ई का मान नहीं है, इसको दो भागों में तोड़ देंगे, ए बी प्लस बी ई। अब हमारे पास सभी वैल्यू उपलब्ध हैं। इसी का मान हमारे पास कितना है, इसी का मान हमने निकाला था क्यू साइन थीटा, तो ये निकल चुका हमारे पास क्यू साइन
थीटा अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास p, और b की वैल्यू हमारे पास है q cos थीटा। तो ये निकल गया हमारे पास q cos थीटा, ये निकला हमारे पास tan अल्फ़ा, और हमको मान निकालना है किसका, अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा का मान निकालते हैं। तो अल्फ़ा बराबर निकला हमारे पास tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन कितना, p प्लस q cos थीटा। ये हमारे पास क्या निकल चुकी है, इसकी दिशा निकल चुकी है। तो हमारे पास ये निकल का परिणाम, इसका फार्मूला भी याद रखना हमारे पास, r बराबर √p² प्लस q² प्लस 2p cos थीटा, और ये दिशा हमको याद रखनी है, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स q sin थीटा बटे p प्लस q cos थीटा। तो हमारे पास ये दिशा हो चुकी है और ये परिणामी हो चुका है। तो हम इसमें क्या, हम इस क्वेश्चन के अंदर कुछ हमारे पास विशेष स्थितियाँ भी ले सकते हैं। तो विशेष स्थितियाँ कैसी, वो भी देखते हैं। वो विशेष स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, वो विशेष स्थितियाँ हमारे पास इस प्रकार से हो सकती हैं। बुक वाला बोल देता है कि आपके पास दो वेक्टर है हमारे पास, या दो सदिश हमारे पास p और q हैं, उनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, या वो क्या है, लंब है। तब हमारे पास उनका परिणामी क्या होगा। यदि विशेष स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, यदि सदिश p व q के बीच का कोण 90 हो, या वे एक दूसरे पर लंब हो। यदि सदिश p व q परस्पर लंब हो, परस्पर लंब हो, तब अगर वो हमारे पास दोनों सदिश p और q परस्पर क्या हो, लंब हो, तब थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तब परिणामी क्या होगा, r बराबर √p² प्लस q² प्लस 2p cos 90, और cos 90 का मान होता है हमारे पास 0। तो हमारे पास बनता है p² प्लस q²। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हम दिशा निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, हमारे पास यदि दोनों वेक्टर हमारे पास ये थे लंब, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हों, यदि सदिश p व q एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के विपरीत हों। विपरीत होने का मतलब हुआ कि दो एक सदिश हमारे पास इधर है और एक सदिश हमारे पास इधर है, यानी बीच का कोण कितना आ जाएगा उनके, 180। यानी यदि सदिश p व q एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उसका मतलब हुआ उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तब हमारे पास थीटा का मान होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास तब परिणामी क्या निकलेगा, r बराबर √p² प्लस q² प्लस 2pq cos 180 डिग्री, और p² प्लस q² और cos 180 डिग्री का मान होता है हमारे पास -1। जब इसकी गुणा करेंगे माइनस की, तो बनेगा हमारे पास 2pq। तो हमारे पास ये बन चुका है p² प्लस q² माइनस के 2pq, अर्थात ये बनेगा हमारे पास p माइनस q का होल स्क्वायर। और r बराबर निकला हमारे पास, r बराबर √p माइनस q का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो वैल्यू हल करके आई वही r बराबर p माइनस q। तो हमारे पास परिणामी क्या निकलेगा, r बराबर p माइनस q। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन, इसकी थर्ड कंडीशन, यदि दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हो, एक ही दिशा में हो, यदि दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हो, एक ही दिशा में हो, तब इनका परिणामी क्या होगा। यदि सदिश p व q, यदि सदिश p व q दोनों एक ही दिशा में हों, एक ही दिशा में हों, तब यदि दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हो, एक ही दिशा में हो, तब उनके बीच का कोण क्या रहता है, 0 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 डिग्री। यदि हमारे पास एक दूसरे पर लंब है तो थीटा बराबर 90, अगर विपरीत हैं तो 180, अगर हमारे पास दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं तो थीटा का मान होगा हमारे पास 0 डिग्री। तब परिणामी क्या होगा, तब परिणामी r बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos कितना, 0 डिग्री। जो हमारे पास ये समीकरण है, यहाँ पर थीटा के स्थान में क्या भरेंगे, 0 डिग्री। तो हमारे पास क्या निकला, p² प्लस q², और cos 0 का मान कितना होता है हमारे पास, 1। तो हमारे पास जब 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2pq।
तो ये बना हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो बन गया हमारे पास p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये निकला p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और ऊपर लगा हुआ इसके अंडर रूट, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल होगा, तो हमारे पास r बराबर निकला हमारे पास p प्लस क्यू। तो यानी हमने इसमें 3 कंडीशन पढ़ी, एक तो हमारे पास लंब के लिए, एक विपरीत सदिशों के लिए, और जब सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे तब परिणामी हमारे पास निकला p प्लस क्यू। जब हमारे पास विपरीत दिशा में होंगे तो परिणामी निकलेगा हमारे पास r बराबर p माइनस क्यू, और जब वो हमारे पास एक दूसरे के लंबवत होंगे तब परिणामी निकला हमारे पास अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 कंडीशन हो चुके हैं इसके अंदर। इसी आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी दिशा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, जब हमारे पास लंबवत होगा तो थीटा का मान यहाँ पर 90 भरेंगे, जब हमारे पास विपरीत होगा तो थीटा का मान यहाँ पर 180 भरेंगे, और जब हमारे पास दोनों एक सीधी में होंगे में तो थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री भरेंगे। तो इस आधार पर हम इनके तीनों प्रकार से दिशाएं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपको पूरा करना है इसके अंदर। ये था हमारे पास समांतर चतुर्भुज का सदिश योग नियम, या बोल सकते हैं सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये हमारे पास नियम खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके अदिश गुणनफल पर। अदिश गुणनफल, तो हमारे पास 2 सदिशों का हमारे पास अदिश गुणनफल पढ़ेंगे। 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, हमारे पास जो सदिशों की गुणा होती है वो 2 प्रकार की गुणा होती है यहाँ पर, एक होती है क्रॉस की गुणा, एक होती है हमारे पास डॉट की गुणा। तो पहले हम पढ़ते हैं डॉट वाली गुणा, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम क्रॉस की गुणा। 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। यानी हमारे पास 2 सदिश हैं, उनका क्या परिणाम है, अदिश गुणनफल। तो पहले एक बात पर डिस्कस कर लें यहाँ पे, अदिश गुणनफल कैसे लिखा जाता है और सदिश गुणनफल कैसे लिखा जाता है। तो हमारे पास ये 2 राशियाँ हैं, 2 वेक्टर हैं एक प्रकार से a और b, तो उनकी अदिश गुणा के लिए क्या लगाएंगे बीच में इस प्रकार का डॉट। अगर हमारे ये तो हमारे पास अदिश गुणा, अगर हम इसको ऐसे लिखें a क्रॉस b, ये कहलाती है हमारे पास सदिश गुणा और वो कहलाती है हमारे पास अदिश गुणा। बस इन दोनों गुणा में ध्यान रखा जाएगा कि हमारे पास दोनों बार जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं उनके ऊपर हमारे पास एरो के निशान लगे होने चाहिए, तब जाके सदिश राशियाँ पढ़ी जाएगी। और ये गुणा हमारे पास क्या होगी, अदिश, और ये गुणा होगी हमारे पास सदिश। जब इसकी गुणा करेंगे हम तो हमारे पास एक अदिश राशि प्राप्त होगी, यहाँ पर अदिश राशि प्राप्त होगी, और जब इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगी हमारे पास सदिश राशि। तो पहले हम देखते हैं अदिश राशि यानी अदिश गुणनफल पढ़ेंगे। तो 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, तो ये अदिश गुणनफल क्या होता है, हमारे पास 2 सदिश हैं, एक सदिश हमारे पास a, एक सदिश हमारे पास b। इस प्रकार से ये सदिश हमने कितना मान लिया a, और ये सदिश कितना मान लिया हमने b, और इनके बीच का कोण कितना हमारे पास थीटा। तो परिभाषा क्या आती है, हमारे पास इनकी गुणा होगी a डॉट b बराबर ए बी कोस थीटा। अब जो हमारे पास ये वेक्टर का निशान लगा हुआ तो हमारे पास सदिश राशि होगी, अगर हमने इस पर वेक्टर हटा दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अदिश राशि। क्या बन जाएगी, अदिश राशि। तो हमारे पास जो रूल होता है 2 सदिशों का अदिश गुणनफल का, वो होता है ए डॉट बी बराबर, यानी अदिश गुणनफल है हमारे पास, बराबर कितना ए बी कोस थीटा। तो परिभाषा क्या बनती है, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों के तथा उनके बीच बने कोण की त्वचा के गुणनफल के बराबर होता है। दोबारा फिर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 सदिश हैं a और b, बीच कोण कितना इनका थीटा। तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर a का परिमाण, और ये हमारे पास सदिश b का बोल लो या वेक्टर b बोल लो। वेक्टर b का परिमाण कितना होगा b, और सदिश a का परिमाण होगा कितना a, और हमारे पास दोनों के बीच में कोण बन रहा है, त्वचा को बोलते हैं कोस, यानी हमारे पास त्वचा है, त्वचा को बोलते हैं हम कोस। तो यानी हमारे पास परिभाषा बन जाती है 2 सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों के तथा उनके बीच बने कोण की त्वचा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसकी हमारे पास हो चुकी है परिभाषा। तो हम पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा को लिखेंगे, जो परिभाषा मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर सकते हैं इस प्रकार, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों के तथा
उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर हम क्या करते हैं, माना दो, इसके बाद ये चित्र बनेगा हमारे पास। उस चित्र के बाद क्या लिखेंगे हम, माना दो सदिश ए और बी हैं जिनके बीच का कोण हमारे पास थीटा है। उसके बाद आप इसे नोट करेंगे ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। तो हमारे पास ये हो जाती है इसकी परिभाषा एक सदिश हो गए अदिश गुणनफल की। तो आप इसको नोट करेंगे। अब इसके हमारे पास होते हैं गुण, ये हमारे पास होते हैं गुण होते हैं इसके। अदिश गुणनफल के गुण है हमारे पास, अदिश गुणनफल के गुण। ये गुण क्या है हमारे पास, नंबर एक गुण हमारे पास ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यानी हमारे पास ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। यानी एक प्रकार से हमारे पास क्या है, ये गुणन का हमारे पास है। ये जो रूल है हमारे पास ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये यानी हमारे पास ए बी का हम सूत्र खोल देंगे, वो भी हमारे पास ए बी कोस थीटा प्राप्त होगा। अगर हम बी ए को सूत्र खोलते हैं तो ये भी हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ए डॉट बी कोस थीटा प्राप्त होता है। तो यानी कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास ये जो आपके पास इसके रूल पढ़ाए जा रहे हैं, ये एक प्रकार से हमारे पास क्रम विनीय नियम होता है गुणा का। तो पहला रूल जो हमारे पास होता है ये क्रम विनीय नियम होता है। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम होता है। यानी जो हमारे पास अदिश गुणनफल है वो गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है। ये हमारे पास है नियम किसका, गुणा का। तो हमारे पास ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं प्रूफ के लिए। ये वेक्टर हमारे पास ए है, ये वेक्टर हमारे पास बी है, बीच का कोण कितना है थीटा। तो हमारे पास ये सूत्र प्रूफ करते हैं यहाँ पे प्रूफ के लिए। ए डॉट बी बराबर क्या होगा हमारे पास, ए बी कोस थीटा, समीकरण नंबर 1। अब हमको बाहर से यूज करना है, ये बाहर का जो एंगल है हमारे पास ये होगा हमारे पास 360 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एक चक्र का कोण कितना होता है 360। तो ये हमारे पास अंदर कितना है थीटा, तो 360 माइनस थीटा। तो हमारे पास प्राप्त होगा ये एंगल बी डॉट ए बराबर बी ए कोस थीटा का मान कितना होगा यहाँ पर 360 माइनस थीटा। अब ये हम बी ए को क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी ये कोई अदिश राशि है, अदिश राशि को हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास निकला कोस 360 माइनस थीटा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से क्या प्राप्त हो जाता है, कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास ये फोर्थ बॉक्स में होता है और फोर्थ बॉक्स में कोस क्या होगा, प्लस का होगा। तो हमारे पास निकलता है ये बी डॉट ए बराबर ए बी कोस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आई हमारे पास सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। ए बी कोस थीटा, तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। तो समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से, तो हमारे पास जब ये वैल्यू इधर से बराबर बने तो ये वैल्यू इधर से भी बराबर होगी। तो हमारे पास बना बी डॉट ए बराबर, या ए डॉट बी बराबर लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। तो हमको इस प्रकार से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका एक गुण था, बाकी गुण और कल कराएंगे आप लोगों को अगली वीडियो में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे शेयर करें। धन्यवाद।